हमारे साथ यहाँ i24 न्यूज इंग्लिश पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरे ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात शायद कल हो। राष्ट्रपति ने 2 अमेरिकी वायुसेना जवानों की ईरान से जोखिम भरी बचाव मिशन की सराहना की और ईरान को चेतावनी दी। समझौते के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। उसकी अंतिम समय सीमा मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम है। राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि शासन में कुछ सुधारवादी नेता हैं जो समय सीमा में समझौता कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए अब रायन बुल, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका विश्लेषक रेन हमारे साथ हैं। रायन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं है। उनका मानना है कि ईरान में नया नेतृत्व उतना कट्टरपंथी नहीं है। उन्होंने इसे पूर्ववर्तियों से ज्यादा समझदार शासन बताया। इससे क्या पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसके साथ काम करने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि इन बयानों में से कई, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अक्सर होता है, आकांक्षात्मक हैं। कई मायनों में अली खुमैनी और अली लारजानी और अन्य लोगों के उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी लगते हैं। कई दृष्टियों से उत्तराधिकारियों के साथ यह और अधिक कट्टरपंथी शासन है। हालांकि युद्ध के दौरान इसकी असली प्रकृति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह की कूटनीतिक तनाव कम करने की प्रक्रिया के लिए मंच तैयार करना है, जिससे ईरान और अमेरिका दोनों के हित पूरे हो सके, संघर्ष समाप्त हो सके और दोनों पक्ष खुद को विजेता के रूप में पेश कर सके। समस्या ये है कि ईरान ऐसे जवाबी मांगे रख रहा है जो अमेरिका के युद्ध लक्ष्यों के खिलाफ है, जिससे कूटनीतिक तनाव कम करना और मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा यह है कि मुझे काफी संदेह है कि हमें जल्द ही कोई समझौता होते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या पावर प्लांट्स और ब्रिजेस डे के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी के अनुसार अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक समझौते पर नहीं आता तो मोर्चे पर तनाव बढ़ेगा? मेरा मतलब है, इससे ईरान के अंदर वास्तव में क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि हम अमेरिका की ओर से इन नागरिक बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हवाई हमलों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे इन सैकड़ों ठिकानों पर एक ही दिन में हमले कर सकें। ये अभियान लंबा चल सकता है, जिसमें ईरानियों पर बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति तोड़ी जा सकती है। इन अधिकतम मांगों को लगातार पेश करना। लेकिन इस तरीके की समस्या यह है कि हवाई शक्ति की अपनी सीमाएं होती है और ईरान की सैन्य बुनियादी ढांचा काफी हद तक उसकी नागरिक ऊर्जा के विनाश से सुरक्षित है। तो इसके मिसाइल बेस और भूमिगत मिसाइल शहर, इसके मोबाइल लॉन्चर्स, इनके पास में ही जनरेटर्स हैं, इनके पास बैकअप के तरीके हैं, वे जल्दी से मरम्मत कर सकते हैं और फिर से कामकाज शुरू कर सकते हैं। सैन्य दृष्टि से यह संभावना कम है कि अमेरिका ऐसी मुहिम से ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बना सके। जहां तक उन्हें वहां चोट पहुंचाने की बात है जहां सबसे ज्यादा असर हो, यानी उनकी अर्थव्यवस्था पर, ट्रंप ने कहा कि अगर सब कुछ उनके हाथ में होता तो वे बस ईरान का तेल ले लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिकी जनता ऐसा देखना चाहती है। तो इसका मतलब क्या होगा ईरान का तेल लेना? क्या ये कर्ग द्वीप पर कब्जा करने की ओर इशारा कर रहा है? मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक कर्ग द्वीप की ओर इशारा हो सकता है, या निश्चित रूप से वही इच्छा भी हो सकती है। वह सच में ईरान के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। वे चाहते हैं कि ईरान को अमेरिका के माध्यम से तेल निर्यात करने का कोई समझौता मिले, पर इससे मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक नेतृत्व को गलत समझा जा रहा है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन या अमेरिका से सहयोग का उन्हें राजनीतिक या रणनीतिक तौर पर कम ही फायदा है। असल में वे अमेरिका पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला शैली के समझौते से संतुष्ट होगा। उनका मानना है कि अगर वे ऐसी किसी चीज पर सहमत हो भी जाएं, तो अमेरिका का अंतिम लक्ष्य इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह से खत्म करना और उसकी जगह एक नई सरकार लाना होगा। इसलिए ऐसी रणनीति को ईरान में दोहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आती है जिसे हमने सुना, तो उसमें ऑपरेशनल सुरक्षा के महत्व को बार बार दोहराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन कथित मीडिया लीक की अहमियत पर जोर दिया, जिनमें कहा गया था कि पायलट के बचाए जाने के बाद नेविगेटर लापता था। ये तेज रफ्तार खबरों के माहौल और संभावित खबरों के लीक होने की स्थिति में ये चल रही युद्ध योजनाओं को कैसे जटिल या प्रभावित करता है? मुझे लगता है कि हम ऐसे युद्ध में हैं जहां ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स,
जिन्हें मैं भी अक्सर घटनाओं की जानकारी के लिए इस्तेमाल करता हूं, ऑपरेशनल लीक कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है ये चमत्कार है कि अमेरिका ने अपने एयरमैन को ईरान के भीतरी हिस्सों से इतनी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बावजूद बाहर निकाल लिया। ये ईरानियों की कुछ विफलताओं की ओर भी इशारा करता है कि वे उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके कोई ऑपरेशनल सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो ये एक कहीं ज्यादा जटिल माहौल है जिसमें इस संघर्ष पर बहुत सारी नजरें हैं और इसमें शामिल होने की इतनी रुचि है, और इसीलिए ताजा लीक को पकड़ना, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अभी भी इस तेज तरार सूचना माहौल के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कम से कम अभी के लिए ऐसा लगता है कि उस मोर्चे पर अमेरिका का पलड़ा भारी है। हाँ, इस बचाव अभियान का विवरण वाकई में अविश्वसनीय है। रायन बुल आज शाम i24 न्यूज इंग्लिश पर शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।